की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। तो सीएम आवास पर बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो गई है। तो सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक हुई है। तो भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। तो बीजेपी ने सभी नेताओं को लखनऊ में रहने को कहा है। तो रविवार को लखनऊ में रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह बैठक में मौजूद थे। तो वहीं सीएम आवास पर यह बैठक चल रही थी। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, तो यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। सीएम आवास पर यह बैठक चल रही थी जो अब खत्म हो गई है। तो सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक हुई थी जो अब खत्म हो गई है। तो भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। तो बीजेपी ने सभी नेताओं को लखनऊ में रहने के लिए भी निर्देश दे दिए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक अब खत्म हो गई है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नगेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नगेंद्र, यूपी बीजेपी की जो कोर कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ निष्कर्ष निकला है इसमें? देखिए, उत्तर प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में। एक तो इसमें दो मुद्दों पर ये चर्चा हुई है। एक तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर और दूसरा है लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर। तो दोनों मुद्दों पर चर्चा हुई है और इस दौरान मुख्यमंत्री के अलावा दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहे हैं। तो अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई है, चुनाव को लेकर भी और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी। तो उम्मीद की जा रही है कि कल मंत्रिमंडल विस्तार में किस किस को क्या जगह दी जाती है, इसको लेकर घोषणा कल हो जाएगी। और शायद इसीलिए बीजेपी के सभी नेताओं को कल लखनऊ में रहने के लिए कहा गया है। जी नगेंद्र, क्योंकि मंत्रियों को लेकर भी कई नाम सामने आए थे, जिसमें ओपी राजभर का नाम भी सामने आ रहा था, आरएलडी दो नेताओं के नाम सामने आ रहे थे। तो क्या अभी तक तस्वीर साफ हो चुकी है? और वहीं पर अगर कल शपथ ग्रहण होता तो कितने बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम होने वाला है? क्या कुछ जानकारी इसको लेकर भी मिल पा रही है? देखिए, जो मंत्रिमंडल विस्तार है ये हो ही इसलिए रहा है क्योंकि एनडीए का कुनबा बढ़ा है। इसमें इंडी अलायंस को छोड़कर दो बड़े जो घटक दल हैं वो आए हैं, आरएलडी और सुभा सपा। इन दोनों के जो विधायक हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। अब किसको क्या मंत्रालय मिलता है ये तो कल ही पता चलेगा। और जो मंत्रिमंडल है वो जो मंत्री बनाए जाएंगे वो कब शपथ लेंगे, इसके लिए भी अभी कुछ साफ नहीं है, क्योंकि अभी यही नहीं पता है कि मंत्री किस किस को बनाया जाएगा, क्या होगा। उसके बाद ही ये आगे की प्रक्रिया होगी जब नामों का ऐलान किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नगेंद्र आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वही लखनऊ से आपको दूसरी बड़ी खबर बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज हो सकता है योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि आज ही योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इससे पहले कोर कमेटी की बैठक भी हुई, कई नामों को लेकर चर्चा की गई, मंथन हुआ और प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान आज ही हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगी मंत्रिमंडल का विस्तार कहा जा रहा है कि आज ही हो सकता है। तो राजभवन में राज्यपाल से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात भी की थी। ओपी राजभर मंत्री बनाए जा सकते हैं, ऐसे सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर भी मिल रही है। इसी बीच कई बड़े नाम हैं जो प्रत्याशियों के नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें से दारा सिंह चौहान का नाम भी सामने आ रहा है कि मंत्री बनाया जा सकता है उन्हें भी। और आरएलडी से दो नेता है उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। तो आरएलडी से प्रदीप चौधरी और चंदन चौधरी का नाम सामने आ रहा है। तो राजपाल बलियान और आकाश सक्सेना के नाम पर भी चर्चाएं अब तेज हो गई है। तो वहीं कहा जा रहा है कि आज ही जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। वहीं पर खबरें ये भी आ रही है कि कल जो है शपथ ग्रहण भी हो सकता है। तो आज इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपडेशन दे रहे हैं। इससे पहले कोर कमेटी की बैठक भी हुई,
कई बातों को लेकर चर्चा भी हुई, मंथन किया गया। वहीं प्रत्याशियों के नामों पर भी मुहर लगी है। वहीं कहा जा रहा है कि मंत्रियों के नामों और उनके पोर्टफोलियो पर भी इस पे बात की गई है। तो बड़ी खबर यही है कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार आज हो सकता है और कई नामों पर मुहर लग सकती है। तो अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। लखनऊ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने बड़ी मांग रख दी है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद की बड़ी मांग है, जिसमें यूपी में 2 सीटें देने की संजय निषाद ने अब मांग रख दी है। तो पहले एक सीट मिल रही थी और अब उन्होंने 2 सीटों की मांग रख दी है। इससे पहले आपको बता दें कि कहा जा रहा था कि आरएलडी के खाते में 2 सीटें जा सकती है। उसके बाद अब ये खबर भी सामने आ रही थी कि निषाद पार्टी जो है उसको एक सीटें मिल सकती है, लेकिन अब संजय निषाद ने ये कह दिया है कि हमें 2 सीटें चाहिए और इसी मांग पर अब वो अड़े हुए हैं। तो अपने सिंबल पर बीजेपी से 2 सीटों की वो मांग कर रहे हैं। जितनी सीट अपना दल को उतनी ही हमें भी मिले। उन्होंने ये बात भी साफ कर दी है कि जितना आप अपना दल को दे रहे हैं सीटें, उतनी ही सीटें हमें भी मिलनी चाहिए। यानी कि मंत्री पद बंटने से पहले, पोर्टफोलियो मिलने से पहले एक नया विवाद देखने को मिल गया है। एक नई मांग खड़ी हो गई है, जिसमें निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने यह बड़ी मांग बीजेपी के सामने रख दी है। उन्होंने कहा है कि यूपी में उन्हें भी 2 सीटें मिलनी चाहिए, उनकी पार्टी को 2 सीटें मिलनी चाहिए। अपने सिंबल पर बीजेपी से 2 सीटों की उन्होंने मांग की है और साथ ही उन्होंने कारण ये बताया है कि जितनी सीटें आपने अपना दल को दी है, उतनी ही निषाद पार्टी को भी मिलनी चाहिए। निषाद समाज की संख्या यूपी में 18% है। तो इसी को देखते हुए उन्होंने ये मांग भी रखी है और कहा है कि मंत्री पद हमें भी 2 दिए जाए, तो हमारी संख्या के हिसाब से भागीदारी दी जाए। तो यानी कि कहा जा रहा है कि यूपी में मंत्री पद को लेकर विस्तार भी हो सकता है, कैबिनेट को लेकर विस्तार हो सकता है, लेकिन इसी बीच जो है संजय निषाद ने ये बड़ी शर्त रख दी है कि जैसे अपना दल को 2 सीटें मिल रही है, वैसी ही सीटें हमें भी मिलनी चाहिए। और कारण उन्होंने ये बताया है कि संख्या यूपी में उनकी ज्यादा है। निषाद को उन्होंने 18% बताया है और इसी मांग के साथ उन्होंने ये कहा है बीजेपी को कि हमें भी 2 सीटें मिलनी चाहिए। जौनपुर प्रतापगढ़ को प्राथमिकता बता रहे हैं संजय निषाद। तो जल्द ही बीजेपी नेतृत्व से वो मुलाकात भी करने वाले हैं। तो अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1100 अन्नपूर्णा भवनों का लोकार्पण किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1100 अन्नपूर्णा भवनों का लोकार्पण किया है। लोक भवन सभागार में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ और बिना भेदभाव सुशासन का मॉडल ही राम राज्य है, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो यानी विपक्ष पर एक तरह से उन्होंने निशाना साधने की भी कोशिश की, क्योंकि परिवारवाद को लेकर जिस तरह से अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, उसको घेरने का प्रयास बीजेपी की तरफ से किया जाता है। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1100 अन्नपूर्णा भवनों का लोकार्पण किया और लोक भवन सभागार में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ये बोलते हुए दिखाई दिए कि बिना भेदभाव सुशासन का मॉडल ही राम राज्य है। यानी कि राम का जिक्र भी हुआ और इसी बीच पर परिवारवाद पर उन्होंने निशाना भी साधा है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, खाद्य एवं रसद विभाग के राज्य मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। तो अगली खबर संभल से है, जहां संभल पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। जमकर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि किसान खुशहाल हो। दोनों सरकारें मौसी मौसा एक जैसी ही हैं। इनके मामा नागपुर में बैठे हैं। देश में किसानों में फूट डलवाने को लेकर सरकार अलग अलग किसान संगठन भी बनवा रही है। उन्होंने आगे कहा कि बिजली की कीमत और एमएसपी को लेकर एक बड़ा आंदोलन अब किया जाएगा। तो यानी कि एक तरफ किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, उसी तरफ दूसरी तरफ राकेश टिकैत का ये जो बयान है वो आगामी आंदोलन को कहीं ना कहीं बढ़ावा भी दे रहा है और एक मैसेज जो है वो बीजेपी को दिया गया है, सरकार को दिया गया है। संभल में वो जब थे तो मीडिया कर्मियों से जब उनकी बातचीत चल रही थी, तब उन्होंने कहा
कि सरकार को पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि किसान खुशहाल हो। दोनों सरकारें मौसी मौसा एक जैसी ही हैं। इनके मामा नागपुर में बैठे हैं। देश भर में किसानों में फूट डलवाने को लेकर भी सरकार अलग अलग किसान संगठन बनवा रही है। उन्होंने आगे कहा कि बिजली की कीमत और एमएसपी को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो वहीं सहारनपुर गंगोह थाना क्षेत्र के 4 व्यक्तियों ने गांव के एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके अपमानित किया, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की अब मांग की है। मामला जनपद सहारनपुर गंगोह थाने के ग्राम कमहेड़ा गांव का बताया जा रहा है, जहां विकास कुमार नाम के व्यक्ति का जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके उसको अपमानित किया गया। विरोध करने पर मारपीट करके उसे घायल कर दिया गया। घायल को सामुदायिक केंद्र गंगोह में भर्ती कराया गया है, लेकिन डॉक्टरों ने पीड़ित की हालत देखते हुए जिला अस्पतालों से रेफर कर दिया। वहीं इस बारे में गंगोह कोतवाल का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है और मामले की अब जांच की जा रही है। तो ये रात का मामला है, तकरीबन 9 बजे ये इनको बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया। 3-4 लोग थे वो, 3 लोगों के इनके नाम पता है, एक का नाम इन्हें पता नहीं है। और जब ये रात चौकी गए तो चौकी में इन लोगों की कोई ना तो कोई एप्लीकेशन कोई सुनवाई नहीं हो पाई वहाँ इनसे। तो आज जैसे ही हमें जैसे इस मामले के बारे में हमें पता लगा तो हम लोग तुरंत थाने पहुँचे और थाने जाकर हम लोगों ने इनका प्रार्थना पत्र दिया और तुरंत वहाँ से उन्हें मेडिकल के लिए भेजा गया। और अब जो है मेडिकल होने के बाद जैसा भी होता है प्रशासन की ओर से, हम प्रशासन से चाहेंगे भी कि उन लोगों के जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अच्छा, किस मामले को लेकर इनके साथ मारपीट हुई है? कुछ पुरानी रंजिश है, एक टंकी विवाद इनका चल रहा था। इन्हीं की ज़मीन पर गांव के लोग जो ग्राम प्रधान हैं वहां पर टंकी लगाने का प्रयास कर रहे थे। वो वहां पर असफल होने के बाद उन्हें जो है इनको चोट, उसी रंजिश के चलते इन्हें चोट पहुंचाने का काम किया गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के सुमेरपुर गांव में एक महिला ट्रेन की चपेट में आ गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो पुलिस से जानकारी के बाद पता चला कि महिला जंगल से लकड़ी काटकर वापस आ रही थी। उसी समय रेलवे लाइन पार करते हुए वो ट्रेन की चपेट में आ गई और महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं हरदोई जिले में घर के अंदर खाना बनाते समय अचानक से आग लग गई, जिसके बाद गैस सिलेंडर फट गया। हादसे में एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब पूरे मामले की वो जांच पड़ताल में जुट गई है। नन्हे भैया पुत्र ब्रजराल के यहाँ आग लगी है। उनके यहाँ पता नहीं क्या, जो भी खाना वाना बना रहा हो या जो कुछ आग लग गई। फिर वहाँ पे गंगाराम बुझाने गए आग, जिसमें शायद सिलेंडर फट गया है, जिसकी वजह से आग भड़क गई है। इसमें गंगाराम की तो मृत्यु हो गई है और 2 लोग और घायल हो गए हैं। इसमें जितेंद्र गंभीर रूप से घायल है और दोनों घायलों को भेज दिया गया था घरपालपुर, लेकिन अभी सूचना हम लोगों को मिली है जिसमें जितेंद्र को हरदोई रिफर कर दिया गया है। मैम अभी तो हम लोगों के संज्ञान में इतने ही आए हैं। हम लोगों ने काफ़ी पूछा भी है, आप लोगों से भी पूछ रहे हैं, ग्रामीण जो है यहाँ पे उन लोगों से भी पूछ रहे हैं। अगर 4 घायल हैं तो चौथा व्यक्ति सामने नहीं आ रहा। ये मामला थाना अरवल के ग्राम अदनिया का है, जहाँ पर ब्रजपाल जी के घर पर आज खाना बन रहा था। उसी समय आग लग गई और उसी क्रम में सिलेंडर में विस्फोट हो गया, जिसमें मौके पर ही गंगाराम, जिनकी उम्र लगभग 55 साल, उनकी मृत्यु हो गई मौके पर, एवं जितेंद्र और रवि घायल हो गए हैं। उपरोक्त दोनों घायलों का इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है, जहां पे उनकी स्थिति सामान्य है और फायर ब्रिगेड द्वारा आग पर काबू पा लिया गया है। इसमें पुलिस द्वारा मृतक का
वहीं मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना कोतवाली पुलिस और गौ हत्यारों के बीच मुठभेड़ हो गई। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सथेड़ी नहर पुल के पास जंगल में कुछ अभियुक्त गोकशी की घटना को अंजाम दे रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने जंगल की घेराबंदी करते हुए बदमाशों की गिरफ्तारी के प्रयास किए। बदमाशों ने खुद को घिरता हुआ देखकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और भागने का प्रयास किया, तो बदमाशों की फायरिंग से एक सब इंस्पेक्टर रविंदर घायल हो गए हैं। तो वहीं पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान 3 बदमाश गुलफाम, बिलाल और अर्जुन घायल हो गए हैं। मौके से पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी कर लिया है। हालांकि 2 आरोपी जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। पुलिस को मौके से एक जिंदा गोवंश, नशे की दवाई और 4 तमंचे कारतूस और 2 मोटरसाइकिल और गोकशी के कुछ उपकरण बरामद हुए हैं। आज दिनांक 1 मार्च 2024 को थाना बुढ़ाना पुलिस को सूचना मिली कि थाना बुढ़ाना में हुई 23/24 फरवरी की रात्रि को गौकशी की घटना में संलिप्त अभियुक्त आज फिर दोबारा सटेड़ी नहर पर फिर दोबारा गौकशी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। तुरंत थाना बुढ़ाना पुलिस द्वारा टीमें गठित की गई और मौके पर भेजी गई। मौके पर 6 अभियुक्त एक गाय की बछड़े को बांधे हुए घटना को अंजाम देने का प्रयास कर रहे थे। तुरंत पुलिस द्वारा उनको रोक के गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। जैसे ही पुलिस ने गिरफ्तार करने का प्रयास किया, अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। इस फायरिंग में हमारे एक सब इंस्पेक्टर रविंदर घायल हुए हैं। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में फायरिंग की। इस फायरिंग में अभियुक्त भाग निकले। 3 अभियुक्त फायरिंग में घायल हुए हैं और 3 अभियुक्त भाग निकले। इसके उपरांत तुरंत पूरे एरिया में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। उस कॉम्बिंग में एक अभियुक्त पास के ईख के खेत में छुपा हुआ गिरफ्तार किया गया है। बाकी 2 अभियुक्त भाग निकलने में सफल हुए हैं। घायल अभियुक्तों को मेडिकल उपचार के लिए ले जाया जा रहा है और एक अभियोग थाना बुढ़ाना पर पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, गोकशों के कब्जे से क्या क्या बरामद हुआ है? कशों के कब्जे से एक बछिया थी जिसको बांधा हुआ था, रस्सी थी, बोरा था, गौकशी करने के उपकरण जैसे कि कुल्हाड़ी, दाव, छुरी, ये सब था और नशीले इंजेक्शन थे, नशीली दवाई थी। साथ में 4 तमंचे मिले हैं, 5 लाइव कारतूस मिले 315 बोर के, 4 खोखा कारतूस 315 बोर मिले हैं और साथ में 2 मोटरसाइकिल भी मिली हैं जिस पर वो आए थे। इन मोटरसाइकिल का भी फर्दर वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि ये चोरी की है या नहीं है। क्या क्या आपराधिक इतिहास इन गोकशों का भी? जो इसमें मेन अक्यूज गुलफान है, ये पुराना गौकश रहा है। ये पहले भी गौकशी में जेल जा चुका है, बागपत का रहने वाला है। इसका ये